मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है रिवीजन का वो है मेटल और नॉन मेटल। बेटा मेटल और नॉन मेटल का हाफ पार्ट डिलीट हो चुका है। ये चैप्टर पहले 6 to 7 मार्क्स का था, अब ये इसका वेटेज रह गया है 3 to 4 मार्क्स। इससे ज़्यादा का ये चैप्टर नहीं आ सकता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का जो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट था वो पूरा कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। बेटा मेटल और नॉन मेटल के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अपन को पढ़ने हैं? बेटा वो है फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन को डिस्कस करनी है। सेकेंड आयनिक कंपाउंड्स एंड द थर्ड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तीन टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में आने वाले हैं आपके। ठीक है, इस पूरे वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा आपको। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिर आयनिक कंपाउंड्स एंड द लास्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं बेटा कि भैया मेटल और नॉन मेटल आप पता कैसे करेंगे कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। आपको पता कैसे पड़ेगा कि भैया ये मेटल है या नॉन मेटल है? तो इसका पता करने का एक सिंपल तरीका है। बेटा कोई एलिमेंट भी अगर आपको दे रखा हो, जैसे दे रखा है भैया सोडियम, आपको बताना है सोडियम मेटल है नॉन मेटल। सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे आप। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 11 होते हैं। फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 8 और लास्ट शेल में 1। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो मेटल में गिना जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किसमें जाएगा? मेटल। और गेन करता है तो किसमें जाता है बेटा? नॉन मेटल। अगर कोई एलिमेंट ठीक है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो वो मेटल में जाएगा और गेन करेगा तो नॉन मेटल। अब यहाँ पे इसमें आ सकते थे 8 आया 1 है तो 1 से 8 बनेगा या 1 से 0? 1 से 0 बनेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट करता है तो प्लस लगाते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसका मतलब सोडियम क्या है? मेटल है। ऐसे देखते हैं कि भैया ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8। फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 6। अब ये 2 गेन करेगा या 6 डोनेट करेगा? तो ये 2 गेन करेगा, सिंपल है। 2 गेन क्यों करेगा? क्योंकि शॉर्ट पाथ देखते हैं आप। 6 से 0 हो सकता है या 6 से 8। 6 से 8 इजीली हो सकता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो ऑक्सीजन नॉन मेटल क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो नॉन मेटल और जो लेता है वो मेटल होता है। क्लियर? ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मेटल और नॉन मेटल निकालने का एक तरीका है। ठीक है, इसके बाद आता है भैया अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, स्टार्टिंग करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। आप साथ साथ में नोट्स भी बनाइएगा, आपको बेनिफिट रहेगा एग्जाम में भी। ठीक है, ये रिवीजन वीडियो है और रिवीजन में ही आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा कि भैया इस चैप्टर में सर पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में लर्न क्या करना है या क्या पढ़ना है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि एक मेटल दिखने में कैसा होता है। मेटल दिखने में कैसा होता है वो अपन को पता लगाना है कि मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होगी। मेटल दिखने में काला होता है, गोरा होता है, ठीक है, वो चीज देखते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो सिंपल है बेटा, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको समझनी है तो आपको मेटल का नेचर समझना होगा कि मेटल दिखने में कैसा होता है। ठीक, तो मेटल फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? मेटल दिखने में कैसा होता है? तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन स्टेट। सारे मेटल्स कौन सी स्टेट में होते हैं बेटा? सॉलिड में, एक्सेप्ट। अब क्या है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि जो चीज अपन को समझ में नहीं आ रही वो किस में डाल दो? एक्सेप्शन में। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। इसमें क्या है, केमिस्ट्री में जो बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह आए उन्होंने जितने भी डाउट सोल्व किए, एक एलिमेंट का नेचर एक जैसा नहीं होता, सब एलिमेंट का नेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे फिजिक्स में थ्योरी जो होती है वो सब पे अप्लाई होती है, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, हर एलिमेंट अलग दिखता है तो उसकी थ्योरी भी क्या होगी? अलग होगी। अब मेटल्स के लिए अपन जनरली पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट होते हैं। आपने नॉर्मल आयरन देखा होगा, कॉपर देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा, जिंक देखा होगा, ये सब सॉलिड स्टेट होते हैं।
बट एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट। जो मरकरी होता है वो कौन सी स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है। सेकेंड, जनरली मेटल्स आर हार्ड। मेटल सारे क्या होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं। ठीक है। बट एक्सेप्ट, अब इसमें भी एक्सेप्शनल केस आ गया, लगभग मेटल सारे क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। बट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, दे कैन बी कट थ्रू नाइफ। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी क्या कर सकते हैं? कट किया जा सकता है। जनरली मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये क्या होता है बेटा? सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी कट थ्रू नाइफ। इनको नाइफ से भी क्या कर सकते हैं? इजीली कट किया जा सकता है। ठीक है। तो ये होगी मेटल्स की दो प्रॉपर्टीज। जनरली मेटल सॉलिड इन स्टेट होता है और हार्ड होता है। मेटल्स को जब भी हाथ लगाएंगे आप, आयरन वगैरह को हाथ लगाते हैं तो वो हार्ड होते हैं। बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये क्या होते हैं? इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। आयरन को कभी भी नाइफ से कट नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखें हमेशा। ठीक है। दे आर लस्ट्रस। मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस मींस दे हैव शाइनी सरफेस। आप गोल्ड और सिल्वर के पेंडल्स या चेन्स या की चेन्स सब पहनते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो शाइन मारते हैं। ठीक है। अपनी जो ब्यूटीफुलनेस है उसको इंक्रीज करते हैं क्योंकि वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब वो शाइनी सरफेस वाले होते हैं। ठीक है। ये तो तीन प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ क्या बोलती है बेटा? फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि कैन बी चेंज इनटू शीट्स। इनको किस में चेंज कर सकते हैं बेटा? शीट्स में चेंज किया जा सकता है। आपने देखा होगा किसी के घर पे छत नहीं डली होती है तो उसके ऊपर क्या लगाता है? आयरन की शीट लगाता है। वो आयरन की शीट लगाता है, यानी मेटल को शीट में कन्वर्ट किया। इसके कारण उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। दे आर डक्टाइल। आपने देखा होगा जनरली कैन बी चेंज इनटू वायर्स। अपने घर में वायर्स की फॉर्म में आता है। कॉपर चेन्स वगैरह होती है, गोल्ड की चेन्स वायर की फॉर्म में होती है, सिल्वर की चेन्स वायर की फॉर्म में होती है। यानी मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब इनको चेंज किया जा सकता है वायर्स में। ठीक है। वायर्स में चेंज कर सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब अच्छे से कंडक्ट कर देते हैं। ठीक है। जैसे आप आयरन है, ठीक है, कॉपर है, अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स कॉपर के क्यों लगते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट अच्छा से करा सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन इसमें बैड कंडक्टर भी होते हैं। एक होता है लेड एंड मरकरी। ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स होते हैं, आर बैड कंडक्टर्स। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते ही नहीं है। ठीक है। और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर, सबसे अच्छा कंडक्टर। बट सिल्वर अपन यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, 70,000 पर केजी, बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा। ठीक है। 7, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। एक्सेप्ट, देखो सॉलिड होंगे तो ऑब्वियसली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है सॉलिड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बट एक्सेप्ट सीशियम एंड गैलियम हैव लो मेल्टिंग एंड, यहाँ पे देखिएगा जो अपना मरकरी भी होता है ना, मरकरी का भी इतना बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं होता जितना इनका होता है। ये सीशियम और गैलियम ऐसे एलिमेंट्स हैं डेयरी मिल्क सिल्क की तरह। अपने हाथ में अगर डेयरी मिल्क सिल्क रखते हैं तो वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। तो सीशियम और गैलियम का भी मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है अपनी बॉडी टेम्परेचर से भी। अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 35, यानी अपने हाथ पे भी रखो तो ये क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। तो सीशियम और गैलियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे ज्यादा कम होता है। लेकिन जनरली मेटल्स का क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है।
ठीक है। अब इसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। भैया नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है नॉन मेटल की? दे आर जनरली गैसेस। जैसे वो सॉलिड होते थे, ये जनरली क्या होते हैं? गैसेस। 95% गैसेस होते हैं। अब एक्सेप्शनल केस है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब गैसेस की फॉर्म में रहते हैं, कार्बन, ठीक। बट एक्सेप्शनल केस क्या है बेटा? डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर सॉलिड एंड ब्रोमीन इन लिक्विड स्टेट। जनरली क्या होते हैं? सॉलिड, बट इनमें भी एक्सेप्शनल केस है कि डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। इनमें केवल कार्बन कार्बन ही होता है, ठीक। और ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ब्रोमीन का जो नाम होता है ना, वो ऐसे नाम होता है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड which is hardest substance ever known। देखो बेटा, डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी हार्ड होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा हार्ड जो है वर्ल्ड का ऐसा एक सब्सटेंस जो सबसे ज्यादा हार्ड होता है वो होता है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन। अभी तक, टिल नाउ, अभी तक डायमंड जो है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है वर्ल्ड का। जनरली नॉन मेटल सारे क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन। थर्ड, दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। ना तो मेलिएबल होते हैं, ना ही क्या होते हैं? डक्टाइल। यानी नॉन मेटल्स को देखो, नॉन मेटल्स जनरली गैसेस है, और डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब भी चेंज नहीं हो सकते। तो मेलिएबल तो होने का सवाल ही नहीं है कि भाई शीट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? वो गैस है, गैस को चेंज कर कैसे करोगे शीट्स में? प्लस डक्टाइल, वायर की फॉर्म में भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज होगी, इनमें डिफरेंस भी आता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो आपको ये सातों प्रॉपर्टी का डिफरेंस लिखना है एक के सामने, ठीक है। फोर्थ वन, दे आर नॉट लस्टरस। ये लस्टरस नहीं होते, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शनल केस है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो लस्टरस होता है। आयोडीन जो होता है वो क्या होता है? लस्टरस होता है, यानी उसकी शाइनी सरफेस होती है। फिफ्थ, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिकॉज दे आर हार्ड और सॉलिड होते हैं, ठीक है। बाकी जनरली इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? वेरी लो, ठीक है, गैसेस है इसलिए। लास्ट वन, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। आपने नॉर्मल देखा होगा, आपके सेल्स आते हैं ड्यूरा सेल या एवर रेडी, जो भी आपके पास सेल हो, उन सेल को क्या करना? तोड़ना, उसके अंदर एक ब्लैक रॉड निकलेगी। वो जो ब्लैक रॉड होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। तो जब अपन उन सेल को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते? करते हैं, तभी तो अप्लायंसेस वर्क करते हैं। अब वो वर्क करने का कारण क्या है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में जो गुड कंडक्टर होता है वो कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। बाकी सारे क्या है? बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद देखते हैं अपन आयनिक कंपाउंड। बेटा जनरली अपन ने देखा है कि जो मेटल या नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब होता क्या है? आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं?
जिसमें आयनिक कंपाउंड जब बनता है जिसमें एक जना तो मेटल देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है, और एक जना लेता है आयंस की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल दोनों चीजें, भाई मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। यानी आयनिक कंपाउंड किसके बीच में बनता है, पहली चीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और कैसे बनता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराने पे जो बॉन्ड बनता है या कंपाउंड बनता है, द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो आयंस की फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल में, जिसके कारण जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेटा NaCl का आपको बताना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, भैया कैसे बना होता है, क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना होता है, ठीक है। जैसे NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है आपको, तो इसमें दो एलिमेंट है Na और Cl, दोनों का अलग अलग है। Nl का एटॉमिक नंबर 11, इसका 17, 2 8 1 2 8 7, यस और नो, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया सोडियम एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है, यानी आयनिक कंपाउंड बनाएगा सोडियम, ठीक है। Na के अंदर देखो ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है, जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती वो पार्टिसिपेट करती है। ये Na का इलेक्ट्रॉन बना दिया, और Cl के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 7, क्योंकि लास्ट शेल में 7 है। अब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां। तो देखिएगा बेटा क्या होगा, ये तो बनेगा Na+, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक। और Cl ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो डॉट ये जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो इलेक्ट्रॉन अपन बनाएंगे, ठीक है। ये Na से इलेक्ट्रॉन लिया था इसने, वो इलेक्ट्रॉन बना दिया, उसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, और क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। अब इसमें दो रिएक्शन, इसमें कितनी रिएक्शन होगी, दो रिएक्शन। एक होता है बेटा कैथोड और एक होता है एनोड। ये कैथोड और एनोड होती है, आपने पिछले साल पढ़ा था कैटायन और एनायन। कैटायन तो होता है पॉजिटिवली चार्ज, एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज। जो कैथोड होती है वो तो होती है नेगेटिवली चार्ज, और एनोड जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज, जस्ट अपोजिट। जो कैटायन और एनायन थे उनके जस्ट अपोजिट होते हैं कैथोड और एनोड। अब आपको बताना है कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई और एनोड पे क्या हुई। कैथोड जो नेगेटिव है उस पे जाएगा पॉजिटिव एलिमेंट, और जो एनोड पॉजिटिव उस पे जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो कैथोड पे क्या हुआ बेटा, Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन बन गया। भाई Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो Na+ बन गया और एक इलेक्ट्रॉन। अब Cl ने क्या किया, Cl ने वही इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, Cl-। जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया था वो इसने इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, Cl-। सिंपल है कि आयनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो जो दे रखा है उसको लिखोगे Na और Cl। Na का एटॉमिक नंबर 11, Cl का 17, 281 287, लास्ट शेल में 1, इसके लास्ट शेल में 7, ठीक है। ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है। अब Na के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बना दिया अलग सा, Cl के अंदर 7 बना दिए, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो Na+1 एक इलेक्ट्रॉन दिया, और Cl ने वही इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, लेकिन वो Cl में शो करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है, ठीक। NaCl बन जाएगा। अब कैथोड और एनोड पे हुआ क्या, भाई कैथोड तो है नेगेटिव, एनोड होती है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पे आता है पॉजिटिव एलिमेंट और पॉजिटिव पे आता है नेगेटिव एलिमेंट। तो Na जो है वो पॉजिटिव एलिमेंट है, यानी Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, और वही Cl ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बन गया, Cl-। ये होता है आयनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसके बाद, जिससे आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा भाई कैसे और करना है। अगर मैं दो एलिमेंट का बताऊंगा, एक बताऊंगा Al2O3 का, एक बताऊंगा MgCl, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। Al2O3 में दो एलिमेंट है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम ने क्या किया बेटा, एल्यूमिनियम ने क्या किया भैया, एक 2 8 3 13 होता है इसका, इसका होता है 8 2 6। भैया एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पे देखिएगा 2 है, 2 एल्यूमिनियम बनाऊंगा, ठीक। ऑक्सीजन कितने बेटा, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और ये 2 ले जाएगा,
ठीक है भाई, दो सबको दे दिए भाई, इस एल्यूमिनियम ने एक दिया, इस एल्यूमिनियम ने अपना एक दिया, दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना। अब बताइए कि भैया एक एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक एल्यूमिनियम ने बेटा दिए 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दिए 3। एक ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही तो लिए, तो इसके ऊपर आएगा तो 2 माइनस। लेकिन ऐसे कितने ऑक्सीजन भाई जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, आप देखो ये कॉमन आ रहा है, हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगा और यहाँ पे 2 लगा दूंगा, हमेशा आगे लगेगा, या आप नीचे भी लगा सकते हैं, ये चीज आप नीचे भी लगा सकते हैं और आगे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एज योर विश। और यहाँ पे 2 लग गया तो क्या बन जाएगा Al2O3 बनेगा। अब कैटायन और एनायन पे रिएक्शन क्या होगी, Al ने क्या किया बेटा 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है 2 Al थे, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 2Al 6 इलेक्ट्रॉन, 2Al3+, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन दिए। अब एक ऑक्सीजन में O2 होता है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन लिए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहाँ पे 3O2 बना देना, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, तो O2 माइनस आ जाएगा, ठीक। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन थे 3 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे 3O2 बनाएंगे, ठीक। तो आप या तो सिंपल बता दो कि एक ऑक्सीजन ने कितने लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया O2 माइनस, ठीक है। एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, ऐसे कितने ऑक्सीजन थे 3, ये 3 और यहाँ 6, 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लिए और 3O2 माइनस बन गया, ठीक है। 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 ऑक्सीजन 6 लेंगे, 3 × 2 6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 ने 6 दिए थे और 3 ऑक्सीजन ने वो 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 2 माइनस बन गया। सेम चीज MgCl2 में Mg और Cl, Mg का 12 होता है, Cl का 17 होता है, 2 8 2 2 8 7। अब देखेंगे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Cl कितने आ रहे हैं बेटा 2 आ रहे हैं, ढंग से देखना होगा, Cl कितने आ रहे हैं 2, ये इलेक्ट्रॉन तो पूरा इसमें ट्रांसफर, ये इलेक्ट्रॉन इसमें। एक Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए भैया 2 दिए। कितने क्लोरीन थे बेटा, क्लोरीन थे भाई, एक क्लोरीन ने एक, ऐसे कितने क्लोरीन थे 2, ये लिख सकता हूं, तो बन जाएगा MgCl। मैंने कहा था या तो आगे लिख दो या पीछे लिख दो, एक ही बात है, ठीक। देखो कैथोड पे क्या होगा बेटा, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और वही एनोड पे क्या होगा Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बन गया 2Cl माइनस। ये एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये मेथड रहता है आपके आयनिक कंपाउंड्स बनाने का। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो और देख लेना ताकि अच्छे से समझ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद प्रॉपर्टीज। तो ये आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत सिंपल है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बेटा, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए सिंपल चीज, आयनिक कंपाउंड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ये कराते हैं ट्रांसफर ऑफ बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड बनता ही ऐसे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल में, तभी क्या बनता है आयनिक कंपाउंड। सेकंड क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में सॉलिड होते हैं। जैसे आपने NaCl देखा हो, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है। थर्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है स्ट्रॉन्ग रहता है। फोर्थ, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं। वाटर में क्या होता है बेटा सोल्यूबल होता है, जिससे क्या बनते हैं आयंस बनते हैं, ठीक है। फिफ्थ, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे इन एक्वस स्टेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। देखो बेटा सॉलिड स्टेट में कभी भी नहीं करेंगे,
हमेशा किसमें करेंगे, एक्वस स्टेट। एक्वस का मतलब उस सॉल्यूशन को पानी में डाल देंगे तो आयंस टूट जाएंगे, आयंस टूटेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ये सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ये माइंड में क्लियर है, ठीक है। वाटर में सोल्यूबल होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है, मेटल से नॉन मेटल में। और लास्ट जो है, ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रहेंगे। सेकंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस स्टेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्मेशन के कारण ये एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन सी स्टेट में करेंगे, एक्वस स्टेट, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज रहती है आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी होती है आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और आयनिक कंपाउंड्स। अब जो लास्ट टॉपिक है बेटा, ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है आपका, वो लास्ट टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हिच इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। फर्स्ट अपन देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि भैया ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है, नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है। मेटल जब रिएक्ट करेगा तो बेटा बनेगा मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सिंपल, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। जैसे मेटल लिया आपने एल्यूमिनियम, इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बनेगा Al2O3, फर्स्ट थिंग, यहाँ पे 2 लगा दो, 4O3, ठीक है। बैलेंस कर रहा हूं मैं, यहाँ पे Al2O3 क्यों बना, क्योंकि Al के ऊपर 3+ आता है, O के ऊपर 2-, चार्ज जब सेम नहीं होते तो ट्रांसफर हो जाते हैं, तो Al2O3 बनेगा। अब नॉर्मल कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, CO2। भाई नॉन मेटल है कार्बन, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब एक प्रॉपर्टी है इसमें कि भैया मेटेलिक ऑक्साइड सारी क्या होती है, बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है बेटा, बेसिक, यानी बेस की तरह बिहेव करती है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करती है, एसिड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक, और मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होती है, बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड सारी बेसिक होगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सारी क्या होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन रहता है। अब इसमें एक और नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये क्या होता है बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होता है, ये मेटेलिक ऑक्साइड का पार्ट है, नॉन मेटेलिक का नहीं। द मेटेलिक ऑक्साइड which behave as acid as well as base। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है एसिड की तरह भी बिहेव करती है और बेस की तरह भी, ठीक है। एज एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी। अब ये किसको देखकर एसिड या बेस बनेगी, मेन क्वेश्चन अरेज होता है। अगर सामने वाला एसिड है तो ये बेस, सामने वाला बेस है तो ये एसिड, ठीक है। ये रंग बदलती है, सामने वाले को देख के रंग बदलती है। सामने वाला अगर एसिड आ रहा है तो ये बेस बन जाती है, सामने वाला बेस आ रहा है तो ये क्या बन जाती है, एसिड बन जाती है। अब ये केवल 2 ही ऑक्साइड है जो एसिडिक है और बेसिक है, ZnO और Al2O3, यानी जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही 2 ऑक्साइड है जो क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। क्या होती है, एम्फोटेरिक। अब कैसे, तो सिंपल रिएक्शन देख लेते बेटा, ZnO में HCl डाला और Al2O3 में भी HCl डाला, ठीक है। आपको पता है भाई सामने वाला अगर एसिड है, ये एसिड है तो ये किसकी तरह बिहेव करती है, बेस। और एसिड और बेस क्या बनाते हैं भैया, सॉल्ट एंड वाटर। तो एक तो सॉल्ट बनेगा विद वाटर, तो H2O बना दो पहले। अब जो एलिमेंट एक्स्ट्रा बचे हैं उनको बना दो, ये बन जाएगा ZnCl2 और ये बन जाएगा AlCl3, ठीक है। ये हो गई भाई, सामने वाला अगर एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव कर रही है,
ठीक है, ये बन जाएगा सॉल्ट और ये भी बन गई सॉल्ट। सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है कि भाई एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। यानी ये बाहर वाला अगर एसिड है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, बेस की तरह। अगर मान लो सामने वाला बेस है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एसिड की तरह। लेकिन रिएक्शन थोड़ी सी गिचपिच होगी। क्या गिचपिच होगी बेटा, देखा भाई ये दोनों है, ZnO में NaOH का, इसमें भी क्या डाला मैंने, NaOH। ठीक है, अब ये बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगी। तो भैया एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट और वाटर, चलो वाटर तो बना दिया, लेकिन अब सॉल्ट किसकी बनेगी, दो मेटल की कभी भी सॉल्ट नहीं बनती, उसके बीच में एक नॉन मेटल चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसमें ट्रिक क्या करनी है आपको, यहाँ पे ट्रिक करा देता हूँ मैं बेटा। ट्रिक बहुत सिंपल है, ठीक है। ट्रिक क्या है, ये आपको हेल्पफुल रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम में क्या होगा बेटा, ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे आधे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब आधे तो क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं, रट के क्या जाते हैं, NaOH आएगा तो हमारे को याद है, लेकिन NaOH की जगह दूसरा एलिमेंट आ गया तो उनके लिए भी काम खराब हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है NaOH ही है, CaOH होल्ड वाइज आ गया तो वहां पे क्या करोगे, वो भी तो बेस है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो आपको, इसलिए मैं एक मेथड बता रहा हूँ, उससे करो आप कि भैया मेटल की डबल ऑक्साइड बनाओ, मेटल डबल ऑक्साइड, मेटल की क्या बना दो, फर्स्ट स्टेप मेटल की क्या बनाओ, डबल ऑक्साइड। यानी Zn है तो बनाओ ZnO2 और Al है तो AlO2, ठीक है। सिंपल मेटल डबल ऑक्साइड का मतलब है कि भैया ऑक्सीजन 2 और मेटल 1, ऑक्सीजन 2 और मेटल 1, डबल ऑक्साइड। सेकंड में क्या निकालो, ओवरऑल चार्ज। अब भैया Zn पे कौन सा चार्ज होता है, Zn पे चार्ज होता है +2, O2 पे -4 होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 पे -4, तो ओवरऑल चार्ज आ गया -2। इसका मतलब ZnO2 पे कौन सा चार्ज है, -2 है। ऐसे ही एल्यूमिनियम पे निकालेंगे +3 और ये -4 ही, तो इसमें निकल जाएगा भैया, AlO2 में निकल जाएगा 1-, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस होगा, ठीक। ओवरऑल चार्ज निकल गया। पहले मेटल के डबल ऑक्साइड बनाओ, ट्रिक है, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होता, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ZnO2 बन जाएगा और AlO2 बन गया। फिर ओवरऑल चार्ज निकाल लो, इसका -2 इसका -1, वो इन पे ऊपर चार्ज निकाल लो। अब देखो मैंने बता दिया आपको कि Na ऐड होगा तो Na के ऊपर चार्ज कितना आता है, तो यहां से सिंपल है कि भैया Zn Na के ऊपर +1 आता है और ये ZnO2 2- है। तो अब देखो चार्ज जब सेम नहीं होता तो क्या होता है, क्रॉस, तो Na के नीचे 2 आ जाएगा तो बन जाएगा Na2ZnO2। इसको कहा जाता है सोडियम जिंकेट। और यही सेम चीज यहाँ पे होगी, Na+1 है, AlO2 -1 है, कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा NaAlO2। इसको कहा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। ये बन गया आपका सिंपल। यहाँ पे कंफ्यूजन यही होता है बच्चों को कि सर हम Na2ZnO2 बनाए कैसे, NaAlO2 बनाए कैसे। तो ये सिंपल ट्रिक है, डबल ऑक्साइड बनाओ, ओवरऑल चार्ज निकालो, फिर Na को ऐड करो, डबल ऑक्साइड बनाओ, ओवरऑल चार्ज निकालो, फिर Na को ऐड करो। अब यहाँ मान लो Na की जगह कुछ और होता, क्या बोल रहा हूँ मैं, Na की जगह कुछ और होता, जैसे मान लो आ गया भैया CaOH मान लो, ठीक है भाई, ZnO की रिएक्शन कराओ CaOH हो गई, तो अपन को पता है एक तो वाटर बनेगा। अब Zn डबल ऑक्साइड बनाओगे, ओवरऑल चार्ज निकालोगे -2 आएगा। कैल्शियम ऐड करना है, वो कैल्शियम होता है +2, प्लस माइनस कर दिया, क्या बन जाएगा CaZnO2। इसको कहा जाता है कैल्शियम जिंकेट, है सिंपल। और यही कैल्शियम जब एल्यूमिनियम में ऐड कराओगे तो वोल्ट वाइज बन जाएगा, क्योंकि +2 है और इसके ऊपर -1 है तो वो वोल्ट वाइज में चला जाएगा, तो कैल्शियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। तो बहुत सिंपल मेथड है, इससे आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो भैया मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से करते हैं तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होती है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होती है और न्यूट्रल होती है। और न्यूट्रल नॉन मेटलिक ऑक्साइड कौन सी है बेटा, न्यूट्रल नॉन मेटलिक ऑक्साइड होती है
वाटर H2O जो है ये न्यूट्रल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो क्या होती है, एसिडिक और न्यूट्रल, और जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो होती है एसिडिक और बेसिक भी हो सकती है, और जनरली क्या होती है, बेसिक होती है, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। सेकेंड जो है बेटा रिएक्शन विद वाटर, कि भैया वाटर के साथ रिएक्शन कैसे। तो मैंने आपको एक सीरीज याद कराई थी, वो लिख लेते हैं पहले। केएनसी ने मुझे अमीर ज्यादा फाइनेंशियल लीडर बनाया है। अब मैं कॉपर मरकरी की जगह सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरी पहनूंगा। बिल्कुल सिंपल भैया। के यहाँ पे एक ट्रिक बनाई मैंने रिएक्टिविटी के लिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है। इसके मेटल्स को मैंने बनाने के लिए एक ट्रिक बनाई कि भैया केएनसी, जैसे केबीसी गेम होता है वैसे केएनसी गेम है, ठीक है। केएनसी जो जीतेगा वो अमीर ज्यादा बनेगा और अपने फाइनेंशियल लीडर बनेगा दोस्तों के लिए, ठीक है। अगर उसके पास पैसा आएगा तो वो कॉपर मरकरी की ज्वेलरी पहनेगा या सिल्वर गोल्ड, ऑब्वियस है सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरी पहनेगा। तो इसके एलिमेंट्स भी यहाँ पे लिखे हैं भैया। के का मतलब होता है पोटेशियम, फिर Na आएगा, C आएगा, मुझे Mg आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, Z से जिंक होता है, Fe आ जाएगा, लेड आ जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर कॉपर Cu, Hg, Ag, Au और लास्ट में आता है प्लेटिनम। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर मैं पूछूं Mg और Al में से हाईली रिएक्टिव कौन होगा, Mg। तो Mg अगर हाईली रिएक्टिव है इसका मतलब वो एल्यूमिनियम को बाहर फेंक सकता है। एल्यूमिनियम को कहाँ फेंक सकता है, बाहर फेंक सकता है। अब यहाँ पे देखिए वाटर के साथ रिएक्शन कैसे कराते हैं, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन कराने के लिए तो पानी तीन तरह का होता है। वाटर कितने तरह का होता है, तीन। एक होता है कोल्ड, एक होता है हॉट, एक होता है स्टीम। और ये तो किया नो रिएक्शन। अब देखिए या तो पानी ठंडा होगा या गर्म होगा या स्टीम होगा या रिएक्ट नहीं करेगा। कोल्ड वाटर से रिएक्ट कौन करता है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में सी कहाँ आ रहा है, कैल्शियम में आ रहा है, यानी के Na और Ca ये तीनों किससे रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर से। किससे रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर से, ठीक है। अपन मेटल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं वाटर के साथ। नेक्स्ट स्टीम से कौन रिएक्ट करेगा, स्टीम बात कौन लोग लेते हैं, अमीर लोग लेते हैं, गरीब लोग कहाँ लेते हैं, अपन जैसे गरीब लोग अगर लेते हैं क्या हम स्टीम बात नहीं लेते। तो लास्ट के तीन एलिमेंट्स इसमें डाल दो Al, Zn और यानी स्टीम से रिएक्ट कौन करेगा, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, फेरस। और यहाँ पे कोल्ड से रिएक्ट कौन करेगा, KNC यानी सी का, ठीक। बीच में अपन Mg छोड़ा है, Mg लिख दो, और कैल्शियम भी करता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन नहीं करते। हाइड्रोजन तो आएगा नहीं क्योंकि मेटल की बन रही है, हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते। बाकी ये तीनों क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर से कौन करता है, KNC, Cr, स्टीम बात अमीर लोग लेते हैं तो Al, Zn, Fe अगले वाले तीन एलिमेंट, और बीच में Mg छोड़ा था और ये C। अब क्या होता है, कोल्ड और हॉट से जब रिएक्ट करता है मेटल तो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और स्टीम से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल से देखिए भाई, Na में अगर वाटर डाल दूंगा तो क्या बनेगा, NaOH, भाई मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनेगी, ठीक है। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अगर स्टीम में मैं H2 डालूंगा तो H2 जो होगा उसके आगे गैस लिखा आएगा, जिससे आपको पता पड़ेगा स्टीम है, तो बनेगा Al2O3 प्लस H2, ठीक। तो ये रिएक्शन है। अगर मैं पूछूं कि एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है नहीं, तो नो रिएक्शन। कैल्शियम अगर स्टीम से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नो रिएक्शन।
कैल्शियम हॉट वाटर से करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन रहती है। ठीक, ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड बनेगी और बाकी के साथ ऑक्साइड बनेगी, और जिससे वाटर नहीं आएगा उससे रिएक्ट नहीं करती। कोल्ड वाटर और स्टीम बाकी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती ब्लेंड के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट केप्ट इन वाटर, they kept in kerosene oil। सोडियम और पोटेशियम को पानी में स्टोर नहीं किया जाता, उनको किस में रखा जाता है? केरोसिन में। क्यों? देखो भैया, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। विगरसली का मतलब बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। विगरसली रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, दे कैच fire easily to prevent accidental fire, they kept in kerosene। सिंपल तरीका बताता हूं, देखो सोडियम और पोटेशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है, सबसे ऊपर पोटेशियम उसके बाद सोडियम। हाईली रिएक्टिव होते हैं तो ये वाटर के साथ बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण आग लगा देते हैं। पानी में आग लगाने का काम है। ठीक है, पानी में आग लगाओ, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाओ। पानी में आग कौन लगाता है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये इतने ज्यादा गंदे तरीके से रिएक्ट करते हैं कि आग लगा देते हैं, जिसके कारण वो जगह जल सकती है। एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट करने के लिए इनको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। अब आग लगती कैसे? देखो Na जो है वो H2O से रिएक्ट करता है तो NaOH बनाता है। ये NaOH क्या करता है? बहुत हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। बहुत हाई अमाउंट में क्या करता है? प्रोड्यूस करता है हीट, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब आपने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पढ़ा है, अगर बर्निंग कैंडल हाइड्रोजन गैस के पास लगाता हूं तो कौन सा साउंड आता है? पॉप साउंड। तो ये सोडियम जो है पट करके फूट जाता है। पट से हेडशॉट नहीं बढ़ रहा, पट करके फूट जा रहा है। उस फूटने से ब्लास्ट होता है। ठीक, अब जितना सोडियम का अमाउंट ज्यादा होगा उतना ब्लास्ट ज्यादा होगा। ब्लास्ट ज्यादा होगा तो आग लगेगी, आग लगेगी तो आप जलेंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन। इसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। आप कभी भी लैब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करें विदाउट एनी गाइडेंस ऑफ टीचर। ठीक है, टीचर के साथ परफॉर्म करें। ठीक, सोडियम को जब पानी में डाला जाता है तो वो विगरसली रिएक्ट करता है। वो सू की आवाज होती है, वो हाइड्रोजन गैस की होती है। जैसे ही वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो वो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ क्या हो जाती है? ब्लास्ट। वो जो सोडियम है वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण आग भी लग सकती है और आपके बॉडी भी बर्न हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो मेटल्स का बन गया। अब नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते? उसका सिंपल है कि भैया वाटर जो है, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक, एंड हाइड्रोजन ऑल्सो नीड इलेक्ट्रॉन टू डिसोसिएट फ्रॉम वाटर। भैया जब वाटर बना होगा तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए होंगे? ऑक्सीजन को। अब इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, अगर हाइड्रोजन को अलग करना है तो ऑक्सीजन को इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब कोई दूसरा उससे रिएक्ट करने आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन देगा। भाई देखो सिंपल चीज है, भाई ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे। ठीक, अब हाइड्रोजन को अगर अलग करना है पार्टनरशिप से तो उसको उसके पैसे तो देने पड़ेंगे जो उसने स्टार्टिंग में लगाए थे। तो वो पैसे कौन देगा? जो इससे पार्टनरशिप करने आ रहा है। जैसे आ रहा है मान लो कार्बन, लेकिन कार्बन भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। ऑक्सीजन को भी गेन करना है, तो दोनों चीजें गेन वाली नहीं हो सकती, जिसके कारण नॉन मेटल्स कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ठीक है, हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए वाटर से अलग होने के लिए। वो इलेक्ट्रॉन देगा कौन? अगर ऑक्सीजन दे देगा मान लो, तो ऑक्सीजन इस कार्बन से ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन ही नहीं होगी।
ठीक, जिसके कारण नॉन मेटल्स कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉन मेटल्स कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। सेम चीज, ये सेम कारण किसके साथ भी होता है, एसिड के साथ भी होता है। नॉन मेटल्स कभी भी एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, वही सेम कारण, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन होता है एसिड में भी, जिसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेटल की रिएक्शन देखो भैया, 3 तरह के एसिड होते हैं, HCl और H2SO और बाकी ऑल अदर एसिड्स। इनके साथ क्या होता है, मेटल क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है और एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म, ठीक है। जैसे सिंपल ले लो, Zn है, इसको HCl में डालोगे तो क्या बनेगा भैया, ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। वाटर कोई भी बाहर मत निकाल देना, क्योंकि ऑक्सीजन आता ही नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, और ऑक्सीजन दिखेगा भी तो वो किसी के साथ सॉल्ट बनाएगा, कभी भी वाटर रिलीज नहीं होगा, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। बट एक एसिड होता है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, जिसका HNO3 फॉर्मूला डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस विद वाटर। भाई नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता वाटर के साथ, क्यों? तो इसका कारण क्या है बेटा, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है और क्या बना लेता है, वाटर। भैया अपन को पता है कि भैया कि भाई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों नहीं होती, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन दूसरों को देते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं, तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देता है, जिसके कारण वाटर बनता है। इसलिए HNO3 जब भी एसिड से मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाता, क्योंकि वो क्या बना लेता है, वाटर। वो क्या बना लेता है, वाटर। अब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कब करेगा, रिएक्ट तो कराना पड़ेगा, तो रिएक्ट कब करता है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव हाइड्रोजन गैस विथ 2 एलिमेंट के साथ, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये नोट है बहुत इंपॉर्टेंट। जब नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, बहुत सारा पानी डाल दिया, तब ये हाइड्रोजन गैस दे सकता है मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ। मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ कैसे, ये HNO3 Mg में जाएगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो बनेगा भैया हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 -। क्यों बनेगा, Mg के ऊपर होता है 2+, NO3 के ऊपर होता है -1, तो Mg NO3 उल्ट वाइज बनता है। सेम चीज ये Mn के साथ भी यही होता है, क्योंकि Mn और Mg की वजह से सेम होती है। ये बनेगा MnNO3 वोल्ट वाइज प्लस H, ठीक है। इसको बोलते हैं मैंगनीज और इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, वो तो आपको पता है। तो मैंगनीज नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है नाइट्रिक एसिड, तो मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ये क्या रिलीज कर सकता है, हाइड्रोजन गैस, बाकी सबके साथ नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट बेटा, इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है और ये चैप्टर आपका खत्म। सॉल्ट ऑफ A reacts with metal B gives salt of B plus metal A। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फर्स्ट चैप्टर में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, किसी एक मेटल की सॉल्ट दूसरे मेटल से रिएक्ट करती है तो वो दूसरी मेटल की सॉल्ट बन जाती है और वो मेटल अलग हो जाता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी सीरीज में, कि भैया कौन हाईली रिएक्टिव है और कौन लीस्ट रिएक्टिव। हमेशा ध्यान रखना, हाईली रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे सॉल्ट है भैया CuSO4, इसकी है CuSO4, इसमें मेटल डाला Fe, तो क्या सॉल्ट बनेगी या नहीं बनेगी। तो पहले आपको देखना है Fe और Cu में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है। तो अपन ट्रिक पढ़ते हैं कि भैया KNC ने मुझे अमीर ज्यादा फाइनेंशियल Fe आ गया, अभी तक कॉपर नहीं आया, लीडर बनाया है अब मैं कॉपर, तो कॉपर Fe के बाद आता है, यानी Fe ज्यादा रिएक्टिव है, तो Fe क्या करेगा, सॉल्ट बना लेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
तो ये होता है सॉल्ट ऑफ ए। अब ये डिपेंड किस पे करती है, रिएक्टिविटी सीरीज पे। अगर मेटल ए अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेटल बी से तो रिएक्शन नहीं होगी, और मेटल बी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेटल ए से तो रिएक्शन होगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, K2SO4 में डाला जिंक, क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि पोटेशियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड भी नहीं होगी। तो ये आपका है चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये एक क्लास में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है। लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, ठीक है, और उनकी हेल्प करिए इस चैप्टर को करने में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सफर किया है ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सफर किया है। इस टाइम तक आपका कोर्स हो जाता था, बट क्या करें, ये एपिडेमिक है, इससे हम प्रिवेंट किसी को भी नहीं कर सकते, और अभी और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क वियर करें, फुल्ली बॉडी को सैनिटाइज करें, ठीक है। आप घर से अगर बाहर से अगर घर के अंदर आ रहे हैं तो पूरे सोप से हाथ को अच्छे से 20 सेकेंड से 30 सेकेंड धोएं, ताकि आप सेफ रहें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज का ख्याल रखें और बाहर नहीं जाएं। अपन ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आप हमारे से ज्वाइन हो सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट स्टडी सोर्स कोचिंग क्लासेस। मैं शिवम सर आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। एक वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें तो भी अच्छे समझ में जाएगा, तो आपका 1 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।